हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मंत्रिमंडल और संसद के मध्य क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। संसद और मंत्रिमंडल के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। दूसरा, व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। तो ब्रिटेन में क्योंकि मंत्रिमंडल और संसद के मध्य घनिष्ठ संबंध हैं, इनके संबंधों को हम दो दृष्टि से देख सकते हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से। सैद्धांतिक दृष्टि से यदि हम मंत्रिमंडल एवं संसद के मध्य संबंधों की बात करें तो सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिमंडल की तुलना में संसद सर्वोच्च है। संसद की शक्तियाँ मंत्रिमंडल से ज़्यादा हैं और संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। सैद्धांतिक दृष्टि से हम देखें तो कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद की जो शक्ति है वो सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संसद के द्वारा कानून निर्माण संपूर्ण देश के लिए किया जाता है, तो संपूर्ण देश के लिए एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था के रूप में संसद है। दूसरा कारण है कि ब्रिटेन का संविधान आलेखित संविधान है और आलेखित संविधान होने के कारण वहाँ संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो लचीली है और संसद जो सामान्य बहुमत से जो भी परिवर्तन करना चाहे वो कर सकती है संविधान संशोधन के माध्यम से। तीसरा कारण है ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे कि अमेरिका और भारत में है। ब्रिटेन की संसद जिस भी तरह के कानून बनाना चाहे वो बना सकती है। उस पर ना तो न्यायालय का प्रतिबंध है ना संविधान का प्रतिबंध है। इसलिए कहा जाता है कि कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च संस्था है। यदि भी कानून निर्माण करते समय ब्रिटेन की संसद पर प्रथाओं, परंपराओं, नैतिक मान्यताओं, जनमत आदि का नियंत्रण रहता है, फिर भी यदि हम देखें सैद्धांतिक दृष्टि से तो ब्रिटेन की संसद जो भी कानून बनाना चाहती है वो बना सकती है। तो कानून निर्माण के क्षेत्र में क्योंकि संसद एक सर्वोच्च संस्था है, इस दृष्टि से मंत्रिमंडल की शक्ति संसद की तुलना में कम है। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी संसद के पास सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली होने के कारण वहाँ की व्यवस्थापिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार है, क्योंकि संसद के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और लोक सदन। दोनों सदनों को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। साथ ही मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः लोक सदन के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिमंडल को हटाया भी जा सकता है। ब्रिटेन में कार्यपालिका पर संसद निम्न साधनों के माध्यम से नियंत्रण रखती है, जिसमें पहला है प्रश्न। संसद के सदस्यों को यह अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य से उनके विभाग से संबंधित मामलों के संबंध में प्रश्न कर सकती है। उनके विभाग के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, उनके विभाग की क्या नीति है, इसके संबंध में संसद सदस्य उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। और मंत्रियों के लिए ये ज़रूरी है कि संसद सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएं उनके वो जवाब या उत्तर दे। तो इस तरह से प्रश्नों के माध्यम से वो मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है।
दूसरा नियंत्रण रखने का माध्यम है वाद विवाद। संसद में विभिन्न मुद्दों पर वाद विवाद होता है जो कि प्रशासन की नीति से संबंधित होते हैं, विभिन्न विभागों की नीतियों से संबंधित होते हैं, उनके कार्यों से संबंधित होते हैं। और जब संसद में इनके ऊपर वाद विवाद किया जाता है उनके नीति और कार्यों से संबंधित, तो वो सामान्य जनता के समक्ष आता है। इसलिए मंत्री सदैव सचेत रहते हैं कि संसद में जो वाद विवाद हो उनसे उनकी छवि धूमिल नहीं हो। इसलिए वाद विवाद के माध्यम से संसद सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। तीसरा जो माध्यम है वो है निंदा प्रस्ताव। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने के लिए संसद सदस्य किसी भी मंत्री विशेष के प्रति निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। निंदा प्रस्ताव व्यक्तिगत रूप से लाया जाता है और इसका उद्देश्य ये होता है कि वो उस मंत्री विशेष की नीतियों से, उनके विभाग के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। चौथा माध्यम है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव संसद के द्वारा या किसी सदस्य के द्वारा तब लाया जाता है जब उन्हें ये महसूस होता है कि राष्ट्र के समक्ष कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो गया है और प्रशासन के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तब उस पर ध्यान लाने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। यदि कार्य स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सदन की उस दिन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है और जिस प्रस्ताव के विषय पर वाद विवाद किया जाता है, तो कार्य स्थगन प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास का ही पूर्व रूप समझा जाता है। चौथा माध्यम है कटौती प्रस्ताव। और लोक सदन के सदस्य यदि किसी मंत्री विशेष की नीतियों से या उसकी विभाग की कार्यवाही से प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो उस मंत्री के वेतन पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि ऐसा कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अंतिम माध्यम है अविश्वास प्रस्ताव। संसद के पास मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने का ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से संसद सदस्य मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करते हैं। यदि यह प्रस्ताव लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव संसद के सदस्यों के द्वारा रखा जाता है, यदि लोक सदन के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल को हटाने का एक संसद के पास अधिकार है और इसके द्वारा उनके द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है। तीसरी संसद की जो सर्वोच्च शक्ति है वो है वित्तीय क्षेत्र में। यदि वित्तीय क्षेत्र में देखें तो मंत्रिमंडल की तुलना में संसद की जो शक्ति है वो सर्वोच्च है। बजट यद्यपि मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री उसको प्रस्तुत करता है, लेकिन बजट में जो धनराशि है उसको व्यय करने का अधिकार या कर लगाने का जो अधिकार है वो लोक सदन के पास होता है। यदि मंत्रिमंडल के द्वारा आय व्यय का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें लोक सदन चाहे तो कटौती कर सकता है, चाहे तो उसको पारित नहीं करे। तो एक तरीक़ा से मंत्रिमंडल के द्वारा धनराशि को व्यय करने का या कर लगाने का जो अधिकार है उसको नियंत्रित करने का कार्य लोक सदन के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से यदि हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो शक्तियों की दृष्टि से मंत्रिमंडल की तुलना में संसद की शक्ति सर्वोच्च है और काफ़ी शक्तिशाली है। लेकिन यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो व्यवहारिक दृष्टि से मंत्रिमंडल और संसद के मध्य संबंधों की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। सैद्धांतिक दृष्टि से जहां संसद सर्वोच्च है वहाँ व्यवहारिक दृष्टि से मंत्रिमंडल
की स्थिति संसद की तुलना में सर्वोच्च है और संसद एक तरह से मंत्रिमंडल के नियंत्रण में रहकर कार्य करती है। इसको हम इन निम्न बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। पहले कानून निर्माण के क्षेत्र में, यदि हम कानून निर्माण के क्षेत्र में देखें तो सैद्धांतिक दृष्टि से तो कानून निर्माण की जो शक्ति है वो संसद में निहित है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो वास्तविक तौर पर कानून निर्माण का अधिकांश जो कार्य है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, इसलिए कानून निर्माण में उनकी मुख्य भूमिका होती है। यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो अधिकांश विधेयक के जो प्रारूप तैयार किए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किए जाते हैं और मंत्रियों के द्वारा ही उन्हें संसद में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रियों के द्वारा जिस रूप में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं सामान्य तौर पर वो उसी रूप में पारित हो जाते हैं, और यदि उनमें कोई संशोधन भी किए जाते हैं तो वो वही संशोधन होते हैं जो कि मंत्रिमंडल उनसे सहमत होता हो। तो अधिकांश विधेयकों का जो रूप है वो सरकारी विधेयक के रूप में ही होता है। कानून निर्माण में 80% जो विधेयक पारित किए जाते हैं वो सरकारी विधेयक के रूप में या मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि कोई गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात लोक सदन के सदस्यों के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो भी तभी पारित हो पाते हैं जबकि मंत्रिमंडल की उन पर सहमति हो। तो यदि हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो कानून निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कानून निर्माण का जो कार्य है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है और अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक के रूप में ही पारित होते हैं। दूसरा, कार्यपालिका क्षेत्र में यदि हम लोक सदन की और मंत्रिमंडल की स्थिति देखें तो जहाँ सैद्धांतिक दृष्टि से हमें ये प्रतीत होता है कि संसद के द्वारा मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है, वहाँ व्यवहारिक दृष्टि से स्थिति इसके विपरीत पाई जाती है। यद्यपि प्रश्न, पूरक प्रश्न, वाद विवाद आदि के द्वारा, निंदा प्रस्ताव आदि के द्वारा लोक सदन मंत्रिमंडल के सदस्यों पर नियंत्रण लगाने का कार्य करते हैं, लेकिन ये सैद्धांतिक है। कभी भी मंत्रिमंडल के विरुद्ध कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाते, क्योंकि यदि मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा, और क्योंकि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री बहुमत दल के सदस्य होते हैं, महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, और कोई भी बहुमत दल नहीं चाहेगा कि उनके दल की सरकार गिरे। तो सैद्धांतिक दृष्टि से वो नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रिमंडल के सदस्य बहुमत दल के प्रमुख सदस्य होते हैं और संसद के द्वारा उनके विरुद्ध कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का तात्पर्य यह है कि बहुमत दल की सरकार का गिरना, जो कि बहुमत दल के सदस्य कभी भी नहीं चाहेंगे। इसी तरह से हम वित्तीय क्षेत्र को देखें तो वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन लोक सदन को अधिकार है कि वो बजट में कटौती कर सकता है, व्यय में कमी कर सकता है। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि हम स्थिति देखें तो लोक सदन बजट में कटौती नहीं करता, क्योंकि कटौती करने का है कि वो तात्पर्य है कि वो अपने दल के सदस्य मंत्रिमंडल के विरुद्ध जा रहा है, और सामान्य लोक सदन में बहुमत दल के सदस्य नहीं चाहते कि वो अपने दल को किसी ऐसी स्थिति में लाएं। तो सामान्य तौर पर स्थिति ये होती है कि जिस रूप में बजट प्रस्तुत किया जाता है उसी रूप में पारित हो जाता है, या उसमें जो भी परिवर्तन या लोक सदन के द्वारा रखे जाते हैं, संशोधन रखे जाते हैं, तो वो तभी जो मंत्रिमंडल को मान्य होते हैं उसी रूप में वो बजट प्रस्तावित होता है। तो यदि हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति में देखें, दोनों दृष्टि से देखें, तो वर्तमान समय में संसद मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने का कार्य नहीं करती, बल्कि मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रित करता है। और उसका कारण ये है कि वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है और मंत्रिमंडल के सदस्यों को बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का जो एक महत्वपूर्ण स्थान है
उसके पीछे अनेक कारण हैं। हमने जैसे अभी पिछले उसमें पढ़ा था मंत्रिमंडल और संसद के मध्य संबंध, उसमें हमने देखा था कि व्यवहारिक तौर पर मंत्रिमंडल लोक सदन के को नियंत्रित करने का कार्य करती है और मंत्रिमंडल की स्थिति संसद की तुलना में सर्वोच्च है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उनमें से सबसे पहला कारण है द्विदलीय व्यवस्था। ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। वहाँ मुख्य रूप से दो दल हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। क्योंकि वहाँ मुख्य रूप से दो दल पाए जाते हैं, इसलिए द्विदलीय व्यवस्था होने के कारण संसद में एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है और उसी स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल का मंत्रिमंडल निर्मित होता है। क्योंकि मंत्रिमंडल वाले दल का स्पष्ट बहुमत होता है, इसलिए अपने बहुमत के बल पर मंत्रिमंडल के सदस्य जिस तरह से भी प्रशासन को चलाना चाहें या जिस तरह से भी कानून निर्माण करना चाहें कर सकते हैं। तो द्विदलीय व्यवस्था के कारण, स्पष्ट बहुमत मिलने के कारण ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की जो स्थिति है वो प्रशासनिक क्षेत्र में और कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च हो जाती है। दूसरा मंत्रिमंडल की महत्ता का कारण कठोर दलीय अनुशासन है। ब्रिटेन में दो दल पाए जाते हैं। इसके अलावा हम यदि देखें तो दलीय प्रणाली के कारण सभी लोकतंत्र प्रणाली के अंतर्गत कठोर दलीय अनुशासन ने मंत्रिमंडल को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब संसद में कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है या बजट प्रस्तुत किया जाता है, तब दलीय सचेतक के माध्यम से एक व्हिप जारी की जाती है और उस व्हिप के माध्यम से दल के सदस्यों को यह निर्देश दिया जाता है कि उन्हें किसी प्रस्ताव के पक्ष में मत देना है या विपक्ष में मत देना है। और क्योंकि दलीय जो सचेतक मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार कार्य करता है, इसलिए मंत्रिमंडल के द्वारा जब भी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो दलीय सचेतक के माध्यम से मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रधानमंत्री संसद के सदस्यों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और कोई भी सदस्य अपनी दल की इस व्हिप के विपरीत जाकर मत नहीं दे सकता, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि उसे अब उसके दल से निष्कासित किया जा सकता है और कोई भी संसद सदस्य नहीं चाहता कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। तो कठोर दलीय अनुशासन के कारण मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा संसद के सदस्यों को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। तीसरा मंत्रिमंडल की महत्ता का कारण है लोक सदन का बढ़ता हुआ कार्यभार। यदि हम देखें तो लोक सदन का जो कार्यभार है वो अत्यधिक बढ़ गया है। कानून निर्माण संबंधी जो कार्य है वो अत्यधिक बढ़ गया है। कानून निर्माण संबंधी कार्य अत्यधिक जटिल और पेचीदा है। सामान्य तौर पर सदस्यों में इतनी योग्यता नहीं होती कि वो कानून निर्माण संबंधी कार्य को कर सकें। इसके अलावा संसद का जो अधिवेशन है वो एक कुछ समय के लिए संसद अधिवेशन में रहती है, आधे समय संसद अधिवेशन में नहीं रहती। तो संसद के पास कानून निर्माण के लिए समय की बहुत कमी रहती है। उसका कार्यभार भी कानून निर्माण संबंधी जो कार्य है वो भी बहुत बढ़ गया है। इसलिए अपने इस कार्यभार की अधिकता के कारण संसद और मुख्य रूप से लोक सदन कैबिनेट पर नियंत्रण रखने के अपने कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाती है, जो कि उसका कार्य है, और वो मंत्रिमंडल के ऊपर निर्भर रहने लगी है। इस कारण भी मंत्रिमंडल का महत्व बढ़ा है। चौथा मंत्रिमंडल की महत्ता का कारण प्रदत्त व्यवस्थापन है। क्योंकि संसद पूरे समय अधिवेशन में नहीं रहती, संसद के पास कार्य की अधिकता है, उसके पास कानून निर्माण की विशेषज्ञता भी नहीं है संसद के सदस्यों के पास। इसलिए अब प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था अस्तित्व में आई है। प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत संसद के द्वारा किसी विषय के संबंध में मोटे रूप से कानून की रूपरेखा बना दी जाती है और उन कानूनों के अधीन नियम तथा उपनियम बनाने का अधिकार
मंत्रिमंडल से संबंधित विभिन्न विभागों को सौंप दिया जाता है और उनके विषय में नियम और उपनियम प्रशासनिक विभागों के द्वारा बनाए जाते हैं और यही प्रदत्त व्यवस्थापन है। और इस प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत मंत्रिमंडल ने कानून निर्माण के क्षेत्र में एक शक्ति प्राप्त कर ली है और कानून निर्माण का कार्य प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाने लगा है। मंत्रिमंडल की महत्ता का अन्य कारण संसद की कार्यवाही के नियम है। संसद की कार्यवाही के ब्रिटेन में कुछ ऐसे नियम हैं जिनके कारण संसद की तुलना में मंत्रिमंडल की शक्तियां बड़ी हैं। पहला कारण यह है कि संसद का अधिवेशन बुलाने, अधिवेशन को स्थगित करने का जो अधिकार है वो वहाँ के सम्राट को है और ये सम्राट ये कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर करता है। दूसरा, संसद में विचार हेतु कौन कौन से विषय रखे जाएंगे, इस बात का निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। यदि हम देखें तो संसद में अधिकांश जो विधेयक हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ही रखे जाते हैं और निजी सदस्यों के द्वारा विधेयक बहुत कम मात्रा में रखे जाते हैं और इसलिए संसद के अधिकांश समय मंत्रिमंडल के विधेयकों पर वार्तालाप करने में या वाद विवाद करने में चला जाता है और निजी विधेयकों पर विचार के लिए बहुत कम समय बचता है। इसलिए कानून निर्माण का जो कार्य है वो भी मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार होता है। मंत्रिमंडल की महत्ता का अगला कारण है संकट काल की स्थिति। हमने देखा है कि जब जब इंग्लैंड के सामने कोई राष्ट्रीय संकट आया, उस राष्ट्रीय संकट ने मंत्रिमंडल की शक्तियों को बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय संसद के द्वारा मंत्रिमंडल को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई और इन शक्तियों के कारण मंत्रिमंडल बहुत शक्तिशाली हो गया। संकट काल की समाप्ति के बाद भी मंत्रिमंडल के पास इनमें से कुछ शक्तियां बनी रही और इस तरह से हम देखें तो जब जब ब्रिटेन के समक्ष संकट काल की स्थिति आई है तो उस समय लोक सदन की तुलना में मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि हुई है। मंत्रिमंडल की महत्ता का नेक्स्ट कारण है कि मंत्रिमंडल के पास लोक सदन के विघटन की शक्ति है। जैसा हमने देखा कि लोक सदन अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिमंडल को हटाने का उसके पास अधिकार है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल सम्राट को यह परामर्श दे सकते हैं कि वो लोक सदन को विघटित कर दें। यदि मंत्रिमंडल के सदस्य सम्राट को यह परामर्श देते हैं कि लोक सदन को विघटित कर दिया जाए तो सम्राट लोक सदन को विघटित कर सकता है और इसका परिणाम ये निकलेगा कि अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही संसद के सदस्यों को पुनः चुनाव का सामना करना पड़ेगा। और क्योंकि संसद के सदस्य पुनः चुनाव का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए वो मंत्रिमंडल को समर्थन करने का मार्ग अपना लेते हैं और इस प्रकार विघटन की इस शक्ति के द्वारा मंत्रिमंडल लोक सदन के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। अंतिम कार्य प्रशासनिक कार्य की जटिलता। यदि हम देखें तो प्रशासनिक कार्य बहुत जटिल हो गए हैं। कानून निर्माण तथा प्रशासनिक कार्य जटिल होने के कारण उन्हें विशेषज्ञों के द्वारा ही किया जा सकता है। संसद के सदस्यों में ऐसी कोई विशेषज्ञता या ज्ञान नहीं होता कि वो इन प्रशासनिक बातों को समझ सकें, इसलिए और मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्यों की तुलना में ज़्यादा अनुभवी और योग्य होते हैं। साथ ही नौकरशाही के द्वारा उनका सहयोग किया जाता है। इसलिए प्रशासनिक कार्यों की जटिलता के कारण लोक सदन की अपेक्षा मंत्रिमंडल अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार से देखें तो इन कारणों के कारण
मंत्रिमंडल की महत्ता बढ़ गई है।